माननीय प्रधानमंत्री जी ने जहां प्रवासी मजदूरों को अनाज देने के लिए चिंता की, वापस जाने के लिए ट्रेन का 85% तक खर्चा केंद्र सरकार ने उठाया, रास्ते में अनाज राशन भी दिया, खाने की व्यवस्था भी की। अब जब वो वापस अपने घर जाएंगे तो काम की कमी ना हो, इसके लिए 300 करोड़ % ज़्यादा इसमें जनरेट होंगे और इसके लिए 40,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान भारत सरकार ने किया है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जो हमारे यहाँ से प्रवासी मजदूर वापस गए उनको काम की कोई कमी ना आए और आय के साधन भी हो सके। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम जो नए रिफॉर्म्स या इनिशिएटिव्स लेने वाले हैं, उसमें ये भी प्रयास है कि ग्रामीण स्तर पर, जमीनी स्तर पर हम ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराएं, ऐसा आधारभूत ढांचा स्वास्थ्य के क्षेत्र में बनाएं जो आपको स्वास्थ्य की सुविधा तो दे, लेकिन महामारी वाली परिस्थिति में भी वो लड़ने की क्षमता रखता हो। उसमें उस तरह की सुविधाएं आने वाले समय में बने। इसके लिए सरकारी व्यय को स्वास्थ्य के क्षेत्र में बढ़ाया जाएगा और स्वास्थ्य संस्थानों के लिए जो जमीनी स्तर पर है उसमें और हेल्थ और वेलनेस सेंटर को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में और सेमी अर्बन जो अर्ध शहरी क्षेत्र है उसमें भी बढ़ावा दिया जाएगा। सभी जिला स्तर के अस्पताल जो हैं उसमें भी इन्फेक्शियस डिसीजेस के लिए, ताकि भविष्य की महामारी से लड़ने की क्षमता उनकी बने, उसके लिए कदम उठाए जाएंगे। जो लैब नेटवर्क है उसको भी और मजबूत किया जाएगा और एकीकृत पब्लिक हेल्थ लैब्स सभी जिलों में और ब्लॉक लेवल्स पर यानी कि खंड स्तर पर इनको बनाया जाएगा, ताकि आने वाले समय में महामारी से लड़ सकें और शोध को वृद्धि देने के लिए, रिसर्च को वृद्धि देने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म फॉर वन हेल्थ ये ICMR के माध्यम से होगा और नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन इसका पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करेगी। टेक्नोलॉजी ड्रिवन शिक्षा कैसे हो, इसके लिए भी कोविड-19 के समय कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। PM ई-विद्या प्रोग्राम जो मल्टी मोड एक्सेस जिसका होगा डिजिटल और ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, इसको भी जल्द इसकी शुरुआत की जाएगी, जिसमें दीक्षा ये हमारे स्कूल एजुकेशन के लिए राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में कंटेंट और QR कोडेड ये जो टेक्स्ट बुक्स है सभी ग्रेड्स के लिए उपलब्ध कराएगा। वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म इसका नाम है और यही नहीं, एक चिन्हित चैनल भी होगा प्रति क्लास के लिए, यानी कि प्रति क्लास के लिए चिन्हित चैनल होगा। सो वन क्लास वन चैनल ये भी हम पहली से 12वीं कक्षा के लिए करेंगे। सो ये दो नए प्रोग्राम, वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म ये ई-एजुकेशन के लिए, ई-कंटेंट के लिए, और टीवी चैनल्स वन क्लास वन चैनल ये लॉन्च किए जाएंगे। रेडियो का, कम्युनिटी रेडियो का और पॉडकास्ट का भी सदुपयोग किया जाएगा। और यही नहीं, जो हमारे दिव्यांग हैं, नेत्रहीन हैं या सुनने की क्षमता नहीं है, उनके लिए भी विशेष ई-कंटेंट तैयार किया जाएगा, ताकि उनको भी इस समय कोई कमी ना आए। जो 100 विश्वविद्यालय टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको भी अनुमति दी गई है, ताकि वो ऑनलाइन ऑटोमेटिकली अपने कोर्सेज की शुरुआत कर सकें। आज के समय आपने देखा होगा अधिकतर बच्चों का समय टीवी के सामने या अपने स्मार्टफोन्स के सामने निकल रहा है, चाहे वो पढ़ने के लिए है या बाकी सबके लिए। गतिविधियां कम हुई है, घर से बाहर जाना कम हुआ है। तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, परिवारों के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए मनोदर्पण प्रोग्राम को भी चलाया जाएगा और उनकी वेलबींग का ध्यान रखा जाएगा। इसको जल्द शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसे हमने MSME यानी कि मध्यम सूक्ष्म लघु उद्योग की परिभाषा को बदलकर उनको जो जंजीरों में जकड़े हुए थे उससे मुक्ति दिलाई, ताकि उनका विस्तार और विकास हो सके, उनकी क्षमता बढ़ सके।
अब उनके ऊपर दिवालियापन की कार्रवाई ना हो, उसको स्थगित करने के लिए भी न्यूनतम सीमा जो है वो 1 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दी गई है। इसका विशेष लाभ एमएसएमई सेक्टर को मिलेगा, जो मध्यम सूक्ष्म लघु कुटीर उद्योग हैं। और यही नहीं, विशेष दिवालियापन रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क को जल्द आईबीसी कोड के अनुभाग 240A में के अंतर्गत सूचित कर दिया जाएगा। और कोविड-19 की सिचुएशन को देखते हुए जैसे जैसे परिस्थितियां आगे बढ़ेंगी, कितने समय के लिए इसको निलंबित करना है, 1 वर्ष की समय सीमा इसमें दी गई है, ताकि कोई नई कार्रवाई दिवालियापन की यानी कि इंसॉल्वेंसी की कोई नई कार्रवाई इस पर शुरू ना हो सके, तो उसमें भी 1 वर्ष का समय दिया गया है। और नई इंसॉल्वेंसी की कार्रवाई शुरू ना हो, इसके लिए भी कोविड-19 से जुड़े हुए जो बाकी बात हैं, चाहे उससे कर्ज हैं बाकी हैं, उसको लेकर भी केंद्र सरकार को उसके लिए एम्पावर किया गया है, उसकी परिभाषा को लेते हुए। जो छोटे तकनीकी और प्रक्रियात्मक चूक होती है, उसको अब अपराधीकरण की सूची में से निकाल दिया जाएगा। यानी कि छोटे मोटे तकनीकी या प्रक्रिया में आपसे कोई चूक रह जाती है तो पहले उसमें क्रिमिनलाइज उसको उसके रूप में देखा जाता था, अब उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। जैसे आपने सीएसआर की रिपोर्टिंग में कई कमी रह गई, या आपकी बोर्ड रिपोर्ट में छोटी मोटी कमी रह गई, फाइलिंग के समय डिफॉल्ट हो गया, एजीएम की होल्डिंग में थोड़ा डिले हो गया, तो अब इन सबको से बाहर कर दिया गया है ताकि इसको उसमें अपराधीकरण की सूची में ना रखा जाए। एक और बड़ा बदलाव जो है, जो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस थे, उस सेक्शंस में भी बड़ा बदलाव लाया गया है। उसमें मेजॉरिटी में से पहले केवल 18 सेक्शंस को इंटरनल एडजुडिकेशन मैकेनिज्म के रूप में देखा जाता था, उसके अंतर्गत लिया जाता था। अब उसको बढ़ाकर 58 कर दिया है, यानी कि 40 और इसमें जोड़ दिए गए। अब इन सबको कंपाउंडेबल ऑफेंसेस के रूप में नहीं देखा जाएगा, इसको इंटरनल एडजुडिकेशन मैकेनिज्म में लिया जाएगा। और जो रीजनल डायरेक्टर है उसकी पावर्स को भी बढ़ा दिया गया है। तो इसमें कंपनीज की हरासमेंट भी कम होगी और काम करने का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी बल मिलेगा। और जो हमारे न्यायालयों पर और एनसीएलटी पर दबाव रहता था केसेस का, अब कम केसेस उनमें जाएंगे और उसको भी लाभ मिलेगा। जो 7 कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं उनको पूरी तरह से ड्रॉप कर दिया गया है और 5 को अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क के रूप में लिया जाएगा। निजी कंपनियों को जो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को स्टॉक एक्सचेंज पर रखती हैं, उनको लिस्टेड कंपनियों के रूप में नहीं माना जाएगा, लेकिन भारतीय कंपनियों को, इंडियन पब्लिक कंपनीज को ये अधिकार दिया जाएगा कि वो जायज विदेशी अधिकार क्षेत्र में अब पब्लिक कंपनीज को डायरेक्टली लिस्ट करवा सकती हैं, सिक्योरिटीज को डायरेक्टली लिस्ट करवा सकती हैं, उसकी अनुमति उनको दी जाएगी। भारत और दुनिया में पिछले कुछ दशकों में बड़े बदलाव आए हैं, इसलिए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को लेकर भी एक नई नीति की आवश्यकता है, जिससे हम ये तय कर पाएं कि एक लिस्ट हो जहां पर स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स हमारे जो हैं उनको तय किया जाए, ताकि जो हमारे सरकारी उपक्रम हैं उनके बारे में क्या क्या निर्णय किए जा सकते हैं। ये जो लिस्ट स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स की बनेगी, इसको पब्लिक इंटरेस्ट को, यानी कि जनहित को, राष्ट्रहित को और राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा। और इससे बाहर जो कंपनियां रह जाएंगी उनको प्राइवेटाइज करने के अवसर दिए जाएंगे, जहां पर प्राइवेट प्लेयर्स आकर आ सकते हैं। चाहे इनके मर्जर्स की बात हो, विलयीकरण की बात हो, वो भी किया जा सकता है, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी। और पीएससीज को प्राइवेटाइज करने के लिए समय पर, जब उचित समय होगा, बाजार को देखकर कि कब इसका निजीकरण करना चाहिए, मार्केट के हालात और प्रशासनिक साध्यता को देखकर जनहित में वो भी लिया जाएगा। और ये जो लिस्ट है पीएससीज की, इसको तैयार किया जाएगा, लेकिन स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में कम से कम एक
ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज सार्वजनिक उपक्रम बना रहे, इसके लिए हम लगातार नीति में रहेगा और बाकी प्राइवेट सेक्टर भी उसमें आकर काम कर सकते हैं, इसकी अनुमति उनको होगी। तो कुल मिलाकर जब विलय कर, जैसे हमने बैंकों को 4 को 1 कर दिया, तो उनका जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है वो भी कम होता है। 4 दफ्तरों की बजाय 1 दफ्तर में चलेंगे, 4 CEOs की बजाय 1 चाहिए होगा। उसी तरह से उनके खर्चे कम करके उनको मुनाफा भी आता है और लोगों को भी सुविधाएं ज़्यादा मिलती हैं। तो इनको चाहे प्राइवेटाइज करने की बात हो, मर्जर करने की बात हो या किसी होल्डिंग कंपनी के अंतर्गत लाने की बात हो, ये सारी रिफॉर्म्स उस दिशा में की जाएंगी ताकि हमारे सार्वजनिक उपक्रम अच्छा कर सकें। स्ट्रेटेजिक सेक्टर में कम से कम 1 सार्वजनिक उपक्रम रहेगा, प्राइवेट प्लेयर्स आ सकते हैं, लेकिन जो बाकी हैं उसके बाहर उनका निजीकरण करने की अनुमति होगी। हाल ही में राज्य और केंद्र की आय में भी भारी कमी आई है और जब इस महामारी के समय में दोनों को ही बहुत आवश्यकता है, तो इस समय में केंद्र ने लगातार खुले दिल के साथ राज्यों की मदद करने का काम किया है, जो हमारी जिम्मेदारी है। और यही नहीं, जो डेवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस है, अप्रैल के महीने में 46,038 करोड़ रुपया ये राज्यों को दिया गया और ये जैसा हमने बजट एस्टिमेट्स में पूरा प्रावधान किया था, लेकिन अभी किसी को पता नहीं अगले कुछ महीने कैसे जाएंगे। हमने उसी को ध्यान में रखते हुए 46,038 करोड़ रुपया ये डेवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस के रूप में राज्यों को दिया है। हालांकि हमारे अपनी उसमें डिक्लाइन हुई है, उसमें चलते हुए भी जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है ये भी 12,390 करोड़ रुपया अप्रैल के महीने में और मई के महीने में दिया गया। हमारी अपनी आर्थिक संकट थे, उसके बावजूद दिए गए हैं। और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड ये भी अप्रैल के पहले हफ्ते में 11,092 करोड़ रुपया राज्यों को दिया गया। 4,113 करोड़ रुपया हेल्थ मिनिस्ट्री के माध्यम से डायरेक्ट एंटी कोविड एक्टिविटीज के लिए दिया गया और जो माननीय वित्त मंत्री जी ने और हमारे बाकी अधिकारियों ने आरबीआई से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आरबीआई गवर्नर से अनुरोध किया था कि राज्यों की वेज एंड मीन्स एडवांसेस को उसकी लिमिट को बढ़ाया जाए। हमारी जो मांग थी और जो राज्यों की भी मांग थी, ये तो राज्यों की मांग के अनुरूप या उससे ज़्यादा भी हमने वेज एंड मीन्स एडवांसेस की लिमिट को 60% बढ़ाया है। और जो नंबर ऑफ डेज कि कितने दिन तक लगातार राज्य ओवरड्राफ्ट रख सकते हैं, उस सीमा को भी 14 दिन की बजाय 21 दिन किया गया। और एक तिमाही में कुल कितने दिन आप ओवरड्राफ्ट रख सकते हैं, उसको भी 32 दिन से बढ़ाकर 50 दिन किया गया है। एक तिमाही में 50 दिन तक ओवरड्राफ्ट अब राज्य रख सकते हैं। उस दिशा में भी ये केंद्र ने जो अनुरोध आरबीआई से किया था वो सब उन्होंने किया है, इसके लिए हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। अब जो नेट बोरिंग की बात आती है, उसमें राज्यों ने मांग की थी कि जो उनका सकल राज्य घरेलू उत्पाद है उसके 3% की बजाय, यानी कि उनके जीएसडीपी के 3% की बजाय उससे बढ़ाकर उनको अवसर दिए जाए। तो इसमें भी माननीय वित्त मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने जो राज्यों की बोरिंग की सीलिंग है उसको बढ़ाया है और इसको 3% से बढ़ाकर विशेष बढ़ोतरी की है। 3% से बढ़ाकर 5% किया है, जो लगभग 70% की वृद्धि है। लेकिन जो अभी भी हमने इससे पहले उनको अनुमति दी थी कि जो आपका 3% भी है, आप उसका ज़्यादा पैसा पहले रेज कर सकते हो, पहले तिमाही में, इन 2 महीनों में। उसमें भी जो 75% उनको ऑथराइज किया था मार्च महीने में, और राज्यों के ऊपर हमने छोड़ दिया था कि आप जितना लेना चाहें 75% तक आप ले सकते हैं। उसमें भी
केवल 14% तक ही उन्होंने अपनी जो ऑथराइज लिमिट से उसका बोरो किया है। 86% अभी तक भी उन्होंने उसका इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद हम इसको 3% से बढ़ाकर 5% कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ी कदम उस दिशा में लिया है जो केंद्र ने राज्यों की मदद करने के लिए लिया, और जो उनकी मांग थी उसको पूरा भी किया है। इससे राज्यों को 4,28,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त संसाधन मिलेंगे, जिससे राज्यों को बहुत बल मिलेगा।